क्या अतीक अहमद का कनेक्शन पाकिस्तान से था? क्या वो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से मिला हुआ था? क्या प्रयागराज की गलियों में खौफ का साम्राज्य चलाने वाला यह बाहुबली सिर्फ एक स्थानीय माफिया था या फिर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा था? क्या फिल्मों में दिखाया गया सच है या सच को इस तरह से गढ़ा गया है कि वो ज्यादा खतरनाक लगे और ज्यादा असर करे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जो देख रहे हैं वो हकीकत है या एक ऐसा नैरेटिव जिसे हमारे दिमाग में बैठाने की कोशिश की जा रही है? नमस्कार, ये कहानी है फैक्ट बनाम फिल्म की, जहां एक तरफ पुलिस रिकॉर्ड चार्जशीट, जांच एजेंसियों के दावे और दूसरी तरफ है फिल्मी दुनिया का कल्पना, ड्रामा और सस्पेंस। ये कहानी है धुरंधर 2 की और उसके बहाने उस हकीकत की जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि यहां सिर्फ एक माफिया की कहानी नहीं है, यहां सवाल है सिस्टम का, कानून का और उस सच्चाई का जो कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। जब फिल्म में दिखाया गया कि कराची से लेकर उत्तर प्रदेश तक हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क चल रहा था और उसमें अतीक अहमद का अहम कड़ी थी, तो यह सवाल और गहरा हो गया कि क्या वाकई ऐसा था। अब अगर हम फैक्ट की तरफ चलते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की चार्जशीट और एफआईआर में यह जरूर दर्ज है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूछताछ के दौरान अतीक अहमद ने कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से संबंध होने की बात कही थी। साथ ही यह भी दावा किया गया कि पंजाब बॉर्डर के जरिए ड्रोन से हथियार गिराए जाते थे और उनका नेटवर्क उन्हें आगे पहुंचाता था। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि यह दावे जांच एजेंसियों के स्तर पर थे, अदालत में इनकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। यानी फिल्म में जिसे एक स्थापित सच की तरह दिखाया गया वो असल में एक आरोप था, एक दावा था जिसकी कानूनी मुहर नहीं लगी थी। यही वो जगह है जहां फिल्म और हकीकत अलग रास्ते पर चलने लगते हैं, क्योंकि फिल्म इन आरोपों को कहानी का केंद्र बना देती है और दर्शक उसे सच मानने लगते हैं। अब बात आती है उस इंटरनेशनल एंगल की जिसे फिल्म ने और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए जोड़ा है। इलियास कश्मीरी का किरदार फिल्म में दिखाया गया है कि अतीक और इलियास कश्मीरी के बीच सीधा कनेक्शन था, बातचीत थी, लेकिन हकीकत यह है कि इलियास कश्मीरी 3 जून 2011 को अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा जा चुका था। यानी 2023 की घटनाओं में उसका शामिल होना नामुमकिन है और इसका मतलब साफ है कि यहां फिल्म ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है। दो अलग अलग समय के किरदारों को एक साथ लाकर कहानी को ज्यादा रोमांचक और खतरनाक बनाया गया है। लेकिन क्या दर्शकों को यह बताया जाता है कि यह सिर्फ एक कहानी है, यह सच नहीं है? शायद नहीं। अब आते हैं उस सीन पर जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 15 अप्रैल 2023 की रात जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या लाइव कैमरे के सामने कर दी गई। धुरंधर 2 में इस सीन को लगभग वैसा ही दिखाया गया है। हमलावर पत्रकार बनकर आए, भारी पुलिस सुरक्षा के बीच गोलियां चलाई और सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। यह हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा रियल है, क्योंकि ये घटना उसी तरह हुई। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतनी सुरक्षा के बीच यह हत्या कैसे हो गई? क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? फिल्म इस सवाल का जवाब देने के बजाय इसे और रहस्यमय बना देती है। हत्यारों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को फिल्म में ऐसे दिखाया गया है जैसे वे किसी बड़े सिंडिकेट के मोहरे हो, जबकि हकीकत में इनकी बैक स्टोरी आज की पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। आज तक पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार जरूर किया, लेकिन मास्टरमाइंड कौन था, यह सवाल आज भी अनुरोक्ति है, आज भी प्रश्न उठ रहे हैं। अब बात करते हैं जेल नेटवर्क की, जहां से कथित तौर पर पूरा खेल चल रहा था। साबरमती जेल में बंद रहने के बावजूद अतीक का नेटवर्क सक्रिय था। फोन कॉल्स के जरिए आदेश दिए जाते थे, साजिशें रची जाती थी। जानकार मानते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश भी जेल से ही तैयार हुई थी। फिल्म ने इस हिस्से को काफी हद तक सही दिखाया है, लेकिन उसे और ज्यादा नाटकीय बना दिया है, जैसे जेल में कोई कंट्रोल रूम हो जहां से पूरा सिस्टम ऑपरेट किया जा रहा हो। अब आते हैं अतीक के बेटे असद अहमद पर, जिसे फिल्म में एक उभरते हुए खतरनाक वारिस के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि उसका कोई लंबा आपराधिक इतिहास नहीं था। उमेश पाल हत्याकांड में उसका नाम जरूर सामने आया, लेकिन उसे एक बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा दिखाना फिल्म की अपनी कल्पना है। 12 अप्रैल 2023 को झांसी में उसका एनकाउंटर हुआ और 2 दिन बाद अतीक की हत्या। इन घटनाओं को फिल्म एक बड़ी साजिश के रूप में जोड़ती है, लेकिन असल में ये कड़ियां अभी भी पूरी तरह साबित नहीं है। अब सवाल यह है कि धुरंधर 2 फैक्ट है या फिक्शन? अगर पूरी कहानी का विश्लेषण करें तो करीब 60% हिस्सा असली घटनाओं और पुलिस रिकॉर्ड पर आधारित है और लेकिन 40% हिस्सा फिल्मी मसाला और इसमें तमाम सारी चीजें जोड़ी गई हैं, जिसमें इंटरनेशनल कनेक्शन, आतंकवाद का एंगल और किरदारों को जरूरत से ज्यादा खतरनाक दिखाना शामिल है। फिल्म अतीक को सिर्फ एक माफिया नहीं बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर पेश करती है, जिससे दर्शकों के मन में उसके प्रति नफरत और डर दोनों पैदा होते हैं। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है या ये सच्चाई का एक ऐसा वर्जन है जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है? और आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल, क्या न्याय अदालत में होना चाहिए या गोलियों के बीच? क्या हम कानून के राज में विश्वास करते हैं या
इंस्टेंट जस्टिस के तमाशे में। यह कहानी सिर्फ अतीक अहमद की नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां अपराध, राजनीति, पुलिस और मीडिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब इन सब के बीच फिल्म बनती है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं रहती, वो एक सोच बन जाती है, एक नजरिया बन जाती है। और अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या मानते हैं, धुरंधर 2 को सच या उसका फिल्मी रूप, या फिर एक नाटक, या बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया एक किसी विशेष समुदाय पार्टी के लिए फायदा पहुंचाने का प्रोपेगेंडा? अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।